स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया की उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों इस वक्त हम लोग अंबाझरी परिसर में हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन जिसका आंदोलन पिछले 132 दिनों से चल रहा है। 132 दिन तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। 4-5 महीने के करीब समय हो रहा है। 5 महीने से ये लोग यहाँ पर पेंडॉल लगा के आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और अभी तक प्रशासन किसान पर जू तक नहीं रखी है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। 132 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। 132 दिन से लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या कहना है इनका, आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं। 132 दिन से आप लोग हर दिन यहाँ पर आकर बैठते हैं। काफी संघर्ष चल रहा है, लेकिन रिजल्ट अभी तक चाहिए वैसे नहीं आ रहे। क्या वजह हो सकती है? वजह ये है कि जिन्होंने किया है इसको अंजाम जिन्होंने दिया है और वही सरकार में बैठे हुए हैं। अब जिन्होंने गलती की उनकी आदत तो ये नहीं है कि अपने गलती को स्वीकार करें। उनके संस्कृति में भी नहीं बैठता कि वो अपने गलती को स्वीकार करें और इसलिए रिजल्ट आएगा जरूर। हमें तो आशा है क्योंकि हम लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं सैनिक जो होते हैं उनको मालूम होता है कि हम लड़ रहे हैं, एक ना एक दिन जीतेंगे जरूर। हम उदास भी नहीं है, हम हताश भी नहीं है, लेकिन जीतेंगे जरूर और इनको हम घुटने के बल आने के लिए मजबूर कर देंगे एक दिन। कोई बात नहीं है, 132 क्या 1032 दिन भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। तो मतलब पूरी तैयारी है, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक हम लोग इसी तरह से डटे रहेंगे। बैठे रहेंगे बोलने से अच्छा है कि हम लोग डटे रहेंगे। हम हर प्रकार से हम हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। जो शासन में है, जो विरुद्ध पक्ष में है, जो सत्ता में है, यानी सत्ताधारियों के भी पास जा रहे हैं। जो सत्ता विरोधी पक्ष के लोग हैं उनके भी पास जा रहे हैं। यानी कल एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा कि हमारे पास नहीं आए हैं। और हम देखते हैं आने वाले चुनाव में, चाहे वो महानगर पालिका का चुनाव हो, चाहे फिर विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, जिनको तब बता देंगे हम एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक सेकंड का बदला इनसे लेने वाले हैं। ये कितने भी पैसे वाले हो, पैसा चलता है ऐसा नहीं। आपने देखे हैं कि अभी जो चुनाव नतीजे आए केरल के, क्या है, इनकी साड़ियां फेंके, इनके मुर्गे फेंके, इनके पैसे फेंके। यही महाराष्ट्र में भी करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी इसका फैसला लेना चाहिए सरकार ने। इतने गर्मी में नहीं, क्योंकि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर है इस राष्ट्र के निर्माता है यार। हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं। ये हमने नहीं मांगा था और ना हमारे समाज में मांगा था, लेकिन एक सरकार है कि जिन्हें लगा कि इस नागपुर का नाम पूरे वर्ल्ड में जा रहा है करके उन्होंने एक आवेदन किया और महाराष्ट्र सरकार से, तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार से, तत्कालीन महानगर पालिका की सरकार ने ये जीआर मैंने पास करा के ये जमीन आवंटित किया। उसमें बाबा साहब 52 दिन के बाद में, दीक्षा देने के बाद 52 दिन के बाद में चल बसते हैं तो उनके नाम से स्मृति भवन बना के दिया है। और बाबा साहब साधारण व्यक्ति नहीं, इस राष्ट्र के निर्माता है, राष्ट्र निर्माता है। उनकी जो धरोहर है वो हेरिटेज घोषित होना चाहिए, क्योंकि इस देश की धरोहर है, चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, उसे तो बड़े रूप देना इनके हाथ में है। लेकिन इनकी मानसिकता जातिवादी है, ये हर पहलू पर नजर आती है। तो मतलब कहीं तो भी ऐसा है कि सत्ता परिवर्तित होने के बाद जगह हथियार लेना इनकी मानसिकता है। यस, इनकी मानसिकता वही है। जहाँ जहाँ जगह होंगे वहाँ वहाँ इनकी नजर है जगह पर, और फिर ये वो जगह हथियार लेंगे। सिर्फ ये अपने आने वाले, अपने ही यानी वो स्वयं के आने वाले नस्ल की जिंदगी बसाना चाहते हैं। यानी 7 पुरखे इनके बैठ के खा जाए तो भी कम नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से व्यवस्था वो बना रहे हैं। वह देश के लिए कुछ नहीं कर रहे और राज्य के लिए कुछ नहीं कर रहे, और जनता की सरकार होने के बावजूद भी, क्योंकि सरकार जनता बनाती है और जनता अपने लिए बनाती है, उन्हें क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, इसके लिए वो विधानसभा में बैठे, विधान परिषद में बैठे, महानगर पालिका में बैठे, लोकसभा में बैठे और उस तरीके से कायदे पारित करे जिससे यानी लोगों का भला होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश लोकशाही को मानता है,
तो लोकशाही के इसमें लोगों का भला करने के लिए इन्हें भेजा जाता है। लेकिन आपने भी थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि 2024 के इलेक्शन में इन्हें दिखा देंगे, हाँ, क्योंकि कर्नाटक में उसी तरह से कुछ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इनके निर्णय से बहुत ज्यादा खुश है, वो वर्ग को आप कैसे समझाएंगे? कौन सा वर्ग खुश है? वो दिखाने को देखता। हाँ, 15% वाला वर्ग खुश हो सकता है, लेकिन यहाँ तो 85% है ना। और 85% यानी बहुसंख्यक समाज नाखुश होकर अल्पसंख्यक समाज अगर खुश होता है तो इसे लोकशाही नहीं कहते। अगर लोकशाही बचाना है तो बहुसंख्यक समाज को खुश करना है। तो क्या लगता है, मतलब आपके जो आपका जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन का निर्णय किस तरह से होगा? क्योंकि एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन बना के दे रहे हैं, 2500 का 8000 स्क्वायर फीट में बना के दे रहे हैं, 15000 स्क्वायर फीट में बना के दे रहे हैं, जिसमें लाइब्रेरी भी रहेगी। मांगे आपकी ये है कि आपका पूरा 20 एकड़ मिलना चाहिए, बराबर है। और आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन जो कि सिर्फ 2500 स्क्वायर फीट में था, वो उसके अलावा उसके बजाय वो 15000 देने को तैयार है। फिर क्या प्रॉब्लम है? ऐसा देखिए कि 20 एकड़ जमीन बाबा साहब के नाम से उस वक्त में दी गई थी सरकार ने। तो वो 20 एकड़ जमीन, कोई तो ऐसी सोच होगी कि 20 एकड़ जमीन दिए। हाँ, उनके उतना उनके पास में आर्थिक नियोजन नहीं होगा करके 5000 स्क्वायर फीट में उन्होंने उस वक्त में बना के दिया। लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती है, इनकम बढ़ता है, तो वैसे वैसे सरकार के तिजोरी में पैसा भी आता है। हम हर प्रकार के टैक्स दे रहे हैं ना यहाँ पे, यानी हमारे टैक्स का पैसा सरकार की तिजोरी में जा रहा है। तो सरकार ने हमें सुविधाएं मुहैया करना चाहिए। कल हुआ होगा 5000, लेकिन वो 20 एकड़ जमीन उस वक्त में जो आवंटित की गई थी, तो आने वाले भविष्य की सोच रखकर की गई होगी। यहाँ कोई अच्छा कॉलेज बने, यहाँ कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज बने, यहाँ कोई अच्छा मेडिकल बने। जो इधर रहने वाले रोजमर्रा की जिंदगी करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे भारत देश का जो संविधान है और राज्य के लोगों की जो यानी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो भारत के संविधान में कलम 45 कलम 46 के अनुसार लिखा गया है कि उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने राज्य में जो लोग जिन्हें अच्छा रहने को घर नहीं है, जिनके लिए अच्छा खान पान की व्यवस्था नहीं है, तो अच्छे कैलोरी का अनाज उन्हें मुहैया करे और अच्छी रहने की जगह दे। कलम 46 कहती है कि अगर उनके बच्चों के लिए शिक्षा और अच्छा हॉस्पिटल ये मुहैया सरकार, राज्य सरकार करे, तो इसी सोच से उन्होंने 20 एकड़ जमीन आवंटित की थी। तो यह 20 एकड़ जमीन में अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए, अच्छी स्कूल कॉलेज बनना चाहिए और अच्छा लाइब्रेरी होना चाहिए, अच्छी अभ्यासिका होना चाहिए, जो यहाँ रहने वाला रोजमर्रा की जिंदगी करने वाला जो समाज है, ताकि जब तक के निचले दर्जे के व्यक्ति की विकास की बात सरकार नहीं करेंगे तो देश का विकास नहीं होने वाला। लेकिन कहीं तो भी यहाँ पर गार्डन बन के किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का तो विकास होने वाला है। गार्डन से क्या होने वाला है? गार्डन है ना, गार्डन बनने गार्डन है, आपने देखा होगा वहाँ अम्बेडकर क्या बोलते हैं, अंबाझरी गार्डन है। गार्डन तो बना हुआ है ही है, तो और कौन सा गार्डन बनाने वाले? और भी जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे किसी का तो विकास होगा ना। वो सत्ताधारियों का विकास होगा। हाँ, तो वो उन्हीं का तो विकास चाहते हैं ना। नहीं, उन्हीं का विकास वो जनता के विकास के लिए भेजते हैं ना, उनके विकास के लिए नहीं भेजते। लेकिन पिछले 10 सालों में जनता का विकास दिख आ रहा है। दिख नहीं रहा है, इसलिए इस आंदोलन से सिर्फ हम 20 एकड़ जमीन या यहाँ पे जो भवन था डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन, इसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये तो हमें ऐसा लगता है ठीक है ना, 135 दिन क्या और भी ज्यादा दिन बैठेंगे तो और लोगों को हम संवैधानिक हक अधिकार समझा के रहेंगे, उन्हें उनके वोट का अधिकार समझा के रहेंगे कि जिससे ये ऐसे चोर लुटेरे डाकू के हाथ में ये सत्ता देते तो कम से कम समझ जाएंगे कि इनके वोट का अधिकार कितना पावरफुल है। और वो पावरफुल अधिकार कल पावर वाले लोग और हमारे हित वाले लोग आए, बाबा साहब के मानने वाले लोग आए, ऐसा हम लोगों को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत डॉक्टर सरोज अगलावे, सभी को जय भीम। हम यहाँ आपको दिख रहा है कि ये महिला धरना आंदोलन लास्ट 132 दिन से यहाँ चालू है
और इस हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जहाँ बाबा साहब के 20 एकड़ जमीन पे बाबा साहब अम्बेडकर का भवन बनाया था, वो भवन ये मनुवादियों ने वो गिरा दिया है। और हमारी डिमांड यही है कि यानी ये हमारा ये जगह 20 एकड़ जगह हमारा भवन गिरा है, उसके लिए भी हमारा यानी न्याय में कोर्ट में हमारा लड़ाई चल रहा है। और ये 20 एकड़ जगह जो यानी निजीकरण के नाम पे जो डेवलपमेंट के नाम पे जो दी है यानी कैपिटलिस्ट लोगों को, तो उनके खिलाफ भी हमारा यानी हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई कैपिटलिस्ट के खिलाफ है, हमारी लड़ाई शासन प्रशासन ये सभी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और जब तक ये हमारा 20 एकड़ जमीन हमें नहीं मिलता तब तक तो हम यहाँ धरना पे बैठे रहेंगे। हमारी महिलाएं कहाँ से, अभी आपने देखा है कि ऑटो रिक्शा से कहाँ से हमारी महिलाएं यहाँ आ रही है और यहाँ बैठ रही है, बेचारी दिन भर बैठती है, पूरा अपना काम निपटा के बंगले में काम करती है और यहाँ आके महिलाएं अपना वक्त दे रही है। किस लिए दे रही है? बाबा साहब के भवन की जगह मिलनी चाहिए इसलिए वो दे रही है। और हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। अभी तक अनगिनत आवेदन लिखित तौर पर दिए हैं, सत्ताधारियों को दिए हैं, प्रशासन के अधिकारियों को दिए हैं, उनसे लिखित तौर पर आपको क्या मिला है? देखिए, लिखित तौर पर तो हमें कुछ नहीं मिला, किसी ने ऐसे राइटिंग में हमें नहीं दिया कि हम आश्वासन देते हैं। आश्वासन तो ऐसे वर्बली उन्होंने ये किया है कि दिया है कि हम बना के देंगे। हम फडणवीस साहब की तरफ गए, उन्होंने कहा है कि हाँ बिल्कुल मैं आपका काम कर दूंगा, कुछ ही दिन में कर दूंगा। अभी कुछ दिन पहले मिले तो वो बोले कि हाँ मैं 8-10 दिन में आपका काम कर दूंगा। 8-10 दिन हो गए, 15 दिन हो रहे हैं। तो मैडम इलेक्शन आने के ना अभी इलेक्शन आने के बाद इस पर बात के लिए पहल होगी ना? वो तो होगी ना। और वो तो बोलने ही वाले, आश्वासन तो वो देने ही वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन आगे है तो और 2024 का भी चुनाव है आगे, तो वो चुनाव को देख के वो यानी बातें करेंगे। और मुझे लगता है कि वो क्या लगता है आने वाले चुनाव तक इस विषय में कुछ निर्णय हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, देखिए बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि जो वातावरण यानी इंडिया का वातावरण या मैं बोली कि महाराष्ट्र का वातावरण देखिए तो उनके खिलाफ गया, पूरा खिलाफ उनके यानी ये जो मनोवादी लोग हैं जो सत्ता में बैठे अभी जो सत्ताधारी है उनके वो पूरा खिलाफ में गया है। तो मुझे लगता है कि उनको वो करना ही है। मतलब 24 के पहले कर लेंगे वो? 24 के पहले कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। हेलो जय भीम, मैं डॉक्टर सरोज डांगे इस आंदोलन का एक हिस्सा बन चुकी हूँ। 132 दिनों से यह आंदोलन चला है। यह आंदोलन महिला लक्ष्यवेदी धरने आंदोलन है, अर्थात इस आंदोलन का सारा नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। प्रशासन से मैं कहना चाहूंगी कि प्रशासन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं का विकास, महिलाओं का सक्षमीकरण। 132 दिन से जो चिलचिलाती धूप है, पानी आता है, बरसात आती है और ऐसे नैसर्गिक आपत्तियां जो है वो झेलते हुए भी महिलाएं इस आंदोलन में डटी हुई हैं और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगी कि उन्हें महिलाओं का जो विकास करना है, जो महिलाओं का सक्षमीकरण करना है, वो किन महिलाओं का सक्षमीकरण करना है। बेटी पढ़ाओ, बेटी जो ये नारा लगाते, बचाओ जो नारा लगाते हैं, तो हमें 132 दिनों से यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया, ऐसा ही हम कह सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे सारी शादीशुदा महिलाएं है इसलिए सरकार ध्यान न दे रही तो हो, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी यानी जो अनब्याही है, बिन ब्याही है, हाँ, वो बेटियां हैं। और जो महिलाएं शादीशुदा है वो बेटियां नहीं है। शायद सरकार ना मान तो बेटियों की जो व्याख्या परिभाषा है, वो परिभाषाएं उन्होंने समझना चाहिए। दूसरी एक बात कि इस आंदोलन को जिस तरह से प्रशासन अनदेखा कर रही है, उससे प्रशासन की नीयत जो है, जो सत्ता, संपत्ति और प्रतिष्ठा जिन लोगों के हाथ में है, उन्हीं के पक्ष में सरकार काम कर रही है, काम करना चाहती है। और जिन्हें प्रशासन के सख्त जरूरत है, जिन्हें विकास की सच में गरज है, उन्हें अनदेखा कर रही है। अभी ये आंदोलन भी
हमारी एक डिमांड है, इससे हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई है, हमारा स्वाभिमान इससे जुड़ा हुआ है। हम कह सकें तो पूरे समाज में ये आंदोलन एक एक मिसाल बना हुआ है, क्योंकि आज तक नागपुर में 4.5 महीने चला हुआ कोई भी आंदोलन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा, ये ऐतिहासिक आंदोलन हम मानते हैं, लेकिन प्रशासन को इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से प्रशासन का बर्ताव है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है उसे वो अनदेखा क्यों कर रहे हैं। दूसरी, इस भूमि में जो 20 एकड़ जगह है, उस जगह में सारे पक्ष के लोग मिले हुए हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाना उनके लिए बड़ी बात है, लेकिन सुलझाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उन्होंने गलती की है तो गलती का सुधार तो उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि यदि इलेक्शन के पहले वो शायद करेंगे, लेकिन जरा जल्दी करें, क्योंकि अभी बरसात लगने वाली है और बरसात में ये महिलाएं इस आंदोलन को कैसे आगे ले जाती है। हम ले जाएंगे, बरसात आए चाहे जो भी है, हम इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे, लेकिन बरसात से पहले इसका निर्णय लगे तो शायद हमको कुछ ये हो जाए कि हमें जो नैसर्गिक आपत्ति है उसका सामना नहीं करना पड़े। इस आंदोलन से सिर्फ 20 एकड़ की डिमांड हो रही है, ऐसा नहीं है। इस आंदोलन से समाज के बहुत सारी जो समस्या है, वो समस्याओं पर भी विचार हो रहा है, और इन समस्याओं को लेकर लोगों में जन जागृति का काम भी इस आंदोलन के माध्यम से हो रहा है। तो लोगों की जो समस्या है वो प्रशासन समझे, नहीं तो सरकार को, प्रशासन को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये समाज मुट्ठी भर है, लेकिन ये यदि जाग गया तो सच में भारी पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन उनका एक ये है, उनकी शक्ति है। उस शक्ति को निष्प्रभ करने का काम ये आंदोलन से हो सकता है। यह ध्यान प्रशासन ने, जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग, उन्होंने करना चाहिए, इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। इस आंदोलन को उन्होंने हल्के में मत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस समाज को एक प्राचीन एक वारसा है कि यह समाज काफी शूरवीर लोगों की है, राजे महाराजे प्राचीन काल में हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि ये काफी जिद्दी जमात है, बौद्ध लोग काफी जिद्दी है, और अपनी बात मनवाने के लिए चाहे उन्हें कितना भी कष्ट झेलना पड़े, उतनी सहन शक्ति उनमें है, और वो लड़ेंगे। और जब तक ये 20 एकड़ जगह नहीं मिलती तब तक लड़ेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि इस स्मारक की जमीन के लिए पहले उन्होंने 5,000 स्क्वायर फीट, फिर 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट, ये किस तरह का ये चल रहा है, लेन देन का जो मामला है वो किस तरह से चल रहा है। हमने इनसे 20 एकड़ जगह मांगी नहीं थी, अभी ये देना चाहते हैं 5 एकड़ 20 एकड़, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी यदि जमीन 20 एकड़ की है तो हमें 20 एकड़ ही चाहिए। उस 20 एकड़ में हम हमारे समाज का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। हमारी जो भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान विविध संस्थाओं की स्थापना करके हम उसका समाधान भी इस 20 एकड़ में हम कर सकते हैं। अब ये जो डेवलपमेंट के नाम पे 20 एकड़ जमीन उन्होंने हथियाई है, वो जो गार्डन की जमीन हथियाई है, गार्डन जो लोगों के लिए बना हुआ है उसके लिए अभी टिकट नहीं है, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं, यानी सर्वसाधारण लोगों की सुविधा के लिए वो गार्डन बना हुआ है। वो गार्डन का विकास करेंगे, वो 20 एकड़ का विकास करेंगे। इस विकास का फायदा तो वो एक ही कंपनी को होगा। तो कोई भी विकास का जो भी काम है वह सर्वसाधारण लोगों के फायदे के लिए है, तो उसको सही में विकास कह सकते हैं।
ये किसी चंद मुठभर लोगों के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए, एक कंपनी के लिए यदि ये विकास हो तो वो विकास किसी काम का नहीं है। और ऐसा प्रशासन, ऐसी सत्ता हमें नहीं चाहिए। ऐसी सत्ता चाहिए जो लोगों के लिए काम करे। लोगों की सरकार है ना, तो उसमें लोगों के प्रति वो उत्तरदायी होनी चाहिए। तो इस आंदोलन से एक जो राजकीय समीकरण है, उस राजकीय समीकरण को भी बदलने की का एक प्रश्न सामने आता है, और उस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे या विश्वास हम में है। और आखिर में ये कहना चाहूंगी कि इस आंदोलन में हम 32 दिन से बैठे हुए हैं, महिलाओं काफी सहभाग है, लेकिन किसी भी चैनल के लोगों को ऐसा लगा नहीं कि यहाँ आकर इनकी समस्याएं क्या है, इनकी दिक्कतें क्या हैं, ये पूछना चाहिए। लेकिन मैं आवाज इंडिया चैनल का धन्यवाद हासिल करना चाहती हूँ कि वो यानी बीच बीच में आके जब भी उन्हें समय मिलता है वो आते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं, इस आंदोलन के बारे में पूछते हैं, समस्या है क्या है ये पूछते हैं, और हमारी आवाज आंदोलनकर्ताओं की आवाज समाज में पहुंचाने का बहुत ही बढ़िया काम आवाज इंडिया कर रही है। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय इस आंदोलन के चलते हुए आपको काफी नुकसान उठाना पड़ा। आपकी एक 4 व्हीलर 2 टू व्हीलर्स जलाई गई, क्या सच्चाई इस बात की? जो जमीन है, जो 700 करोड़ की जमीन है, पौने पौने दामों में मिल रही है ना, तो उस सपने को हम जला रहे हैं, तो हमारी भी थोड़ी आस लगेंगी, हमारी भी कुछ जलेगा। जो भी हमको मिला है बाबा साहब के आशीर्वाद से और उनके अभी तक जो गया उसका ही फल हमको मिला है। वो गया भी उनके आंदोलन के चलते, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या चलता है, जीवन है, चलते रहेगा। और जब तक हम फ्रंट पे रहेंगे ऐसे कई हादसे होते रहेंगे। आतंकी एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसा हादसा हुआ? कुछ नहीं, असल में मैं त्रिमूर्ति नगर में रहता हूँ, फ्लैट में नीचे में गाड़ी पार्क करके रखी थी और कुछ पेपर्स थे इम्पोर्टेंट, और ऐसे में किसी अज्ञात व्यक्ति ने जला दिया। ठीक है, अभी मेरा मानना ये है कि अभी तो अपने कोई दुश्मन है नहीं, तो हो सकता है कि उन्हीं पर शक जाता हो, नए दुश्मन बन गए हो। क्योंकि ये जो है ये पूरा ये अतिशयोक्ति नहीं होंगे कि मैं ही चला रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यही मैं रहता था, यही मेरा जन्म हुआ और 2007 से जब ये भवन गिरा नहीं था तब से मैं इसको ठीक से करके लोगों को देने का प्रण किया हूँ और कर रहा था। उसके पहले भी कई निवेदन दे चुका हूँ। आज हमारे 10-10 हज़ार लोग जाते हैं एक मोर्चा लेके। 10,000 लोग अगर एक किसी उद्देश्य के लिए जाते हैं तो उसकी कोई तो अहमियत होती है, शासन तो कोई तो दखल लेना चाहिए। एमटीडीसी पे जाते हैं तो अदना सा पेपर दे देता विभागीय आयुक्त इसका चौकसी करेगा करके, ये क्या बात। और अब विभागीय आयुक्त का आज को 3 महीने हो गए, उन्होंने चौकसी का ये नहीं दिया, अहवाल नहीं दिया। अब क्या शासन से क्या अपेक्षा करें? और शासन का जो भी शासन कर रही है, पुलिस के माध्यम से बोलो या बाकी महकमे के माध्यम से, वो उदासीनता ही है, नज़र तो कुछ आ नहीं रहा। अब उनमें खलबली क्या मची वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम जो कर रहे हैं हम शांति से संवैधानिक स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। सर एक सवाल ऐसा है कि आप पिछले 132 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। हाँ। और बीच में बारिश आई, काफी जोरों से बारिश आई, आंधी तूफान आया। हाल फिलहाल में कल परसों की बात है तो बहुत ज्यादा बिजली कड़की, तूफान आया। इसके पहले आंधी कब आई वो पता नहीं, और स्मारक गिर गया। अब आंधी जब आई तो उसमें आपके पेंडल को भी कुछ नहीं हुआ, तो ये आंधी भी आजकल भेदभाव करने लग गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक बहुत बढ़िया बात बोली आपने। जो अपने स्मारक था ना, स्मारक की फोटो मैंने 2021 में जनवरी में खींची थी। ये जो आप देख रहे हैं ना फोटो, ये मेरे ही हाथ की है। इसका मेरे पास में वीडियो भी है, जब ये गिरने का था, ठीक है ना, इस स्थिति में थी। तो वो क्या हुआ कि ये जो 20 एकड़ जगह है ना, उसमें जो पंडाल ये जो था स्मारक भवन था, सिर्फ उतना ही गिरा। उसके बाजू के जो छोटे छोटे जो झाड़ थे वही गिरे। बाजू में, कंपाउंड के बाजू में ये जो बड़े बड़े झाड़ है ना, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। इससे बड़ा भेदभाव क्या हो सकता है? बराबर, मतलब आजकल कुदरत भी भेदभाव करने लग गई है, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कि भले ही तूफान अभी हाल फिलहाल में आया है, लेकिन तूफान उस तरह का नुकसान नहीं कर सका जिस तरह का नुकसान तूफान कब आया था वो पता नहीं, लेकिन स्मारक समिति का वो जो
ये था स्मारक था वो पूरा गिर चुका था। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि तूफान आने के बाद पेंडोल को कुछ ना हो और एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग पूरी तरह गिर गई हो? बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते यहीं और मिलते हैं एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।